जो शिक्षा का मेन केंद्र और मेन बिंदु है वो छात्र है। अगर छात्र नहीं है तो काहे का शिक्षक, काहे का विद्यालय। अगर विद्यालय है तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार ये सब शो करें। और उसके साथ साथ अपने बिहेव को किसके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये जो विद्यालय बच्चे को सिखाए तो बच्चे की जो शिक्षा है वो सर्वांगीण कही जाएगी। अगर बच्चे को ये सारी चीजें ना सिखाई जाए तो जो शिक्षा होगी वो एकांगी होगी। पहले क्या होता था, शिक्षा में मुख्य स्थान गुरु का रहता था, बच्चे और अभिभावक दौड़ रहते थे। लेकिन आज क्या है, जो विद्यालय है वो अभिभावक और बच्चे को मुख्य मानते हैं, उसके बाद अभिभावक को। अभिभावक अगर बच्चे को सही से कोऑपरेट करते हैं तो बच्चे के अंदर परिवर्तन लगातार होता रहता है। अगर बच्चा आपका एक दिन स्कूल नहीं है, आपको बोला मम्मी आज स्कूल नहीं होगा, मेरे सर पेन है, मेरे स्टमक में पेन है, तो मम्मी बोलती है ठीक बेटा मत जाओ। दूसरे दिन बच्चा बोलता है आज मैंने बहाना मारकर छुट्टी किया, कल फिर यही, तीसरे दिन फिर वही। लेकिन पेरेंट्स अगर ये केयर नहीं करते, बेटा ठीक है आपके सर में पेन है, आप मेडिसिन खा लीजिए बट स्कूल जाइए, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको स्कूल में बैठकर शिक्षा ही ग्रहण करनी है। तो अगर विद्यालय तक बच्चे को रेगुलर पहुंचा रहे हैं तो वास्तव में एक बच्चे के अंदर बिहेव से लेकर नॉलेज पावर तक की बात करते हैं। इस विद्यालय के शिक्षक के द्वारा आपके बच्चे का विचार बदलने का काम किया जाता है और वास्तव में वो कुछ से आएगा जरूर। और यही लिए जो सिखाया जाता है बच्चे को कि जब समाज में कभी ऐसी आवश्यकता पड़े विद्यालय के बाहर, तो बच्चा उस लायक हो, इतना सबल हो कि वो अपने विचार को व्यक्त कर सके। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं बाग मिर्जा के सम्मानित निवासी दयाराम जी, जो आपको भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो छात्रों से अनुरोध है कि वो जोरदार क्लैपिंग करें और इनके विचारों को ध्यान से सुने। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित अभिभावक, बच्चे और हमारे इनके कौनो ध्यान नहीं देता है, इनके कौनो ध्यान नहीं, प्रबंधक और मास्टर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि लोग बोलने का मुझे मौका दिए। बच्चों, ये 26 जनवरी आज का ऐसा दिन और तारीख है कि भारत का हर नागरिक इसको मानता है। ये दिन किसी जात, किसी धर्म से संबंधित न हो के देश की आज़ादी से संबंधित है। बच्चों, आज़ादी के बारे में हम बात करें, देश की आज़ादी में इस देश का हर तबका लड़ रहा था, लेकिन देश की आज़ादी का मेन बिंदु सिर्फ दो था। एक महात्मा गांधी, दूसरा अम्बेडकर। अम्बेडकर इस देश के 85% जनता के बारे में लड़ रहे थे और गांधी जी 15% थे। 85 और 15 क्योंकि 15% के गुलामी में 85% फंसे। 15% बड़े लोगों के गुलामी में 85% देश के फंसे थे, जिसका कारण है कि अभी देखे होंगे या पेपरों में आता है कि लंदन गोलमेज सभा में दो ही नाम है, अम्बेडकर और गांधी। बहुत बड़ी एरोरा जेल में अनशन करके गांधी ने जिद रखा था देश के बारे में और अम्बेडकर और संविधान के बारे में। लेकिन अम्बेडकर ने कहा अगर गांधी मैं आपकी बात में सहमत होके हस्ताक्षर करता हूँ तो हमारी 85% जनता को अधिकार भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भी 15% आजाद थे और 85% गुलाम थे। भारत आजाद हुआ, आज भी 85% गुलाम इसलिए हैं
ना तो उनको शिक्षा का अधिकार था, ना उनके पास जमीन थी, ना नौकरी थी। लेकिन भारतीय इसमें जो 5 फिंगर्स हैं, ये जब आप क्लैप करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपके सर को कंपन कराता है, जिससे हार्ट बीट में जो अशुद्ध रक्त होते हैं उनका संचार ठीक ढंग से होने लगता है। यही कारण है कि जब मौका मिले तो खुलकर हंसना चाहिए। अगर हंस नहीं पा रहे हैं तो हाथ से ताली बजा दें। अगर ताली नहीं बजा पा रहे हैं तो ये कहा जाता है अगर आप स्टैंड में खामोश हैं तो आप दोनों पैर के अंगूठे को और उंगलियों को मूवमेंट करके खड़े रहिए। आप कभी आपको चक्कर नहीं आएगा, कभी आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा और आपका जो आत्मविश्वास होगा वो हमेशा बना रहेगा। तो बात ये है कि ये जो विद्यालय प्रांगण का अभिभावकों से ये चांद सितारों के रूप में आप यहाँ बैठे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं और आपके जो सितारे इस विद्यालय में स्टडी करते हैं, तो उनको जो शिक्षा मिलती है आप उन्हें बहुत कोऑपरेट करते हैं, तब जाकर आपका बच्चा आपके सामने ये प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। हर अभिभावक ये सोचता है हम जो अपने लाइफ में नहीं कर पाए उस काम को हम अपने बच्चे में रूप देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे जाए। एक मजदूर से लेकर के एक व्यवसायी तक और एक व्यवसायी से लेकर एक पॉलिटिशियन तक का यही ख्वाब होता है कि हम अपने सपनों को अपने बच्चों में साकार करेंगे। बट ये आप लोग अभिभावक महोदय, ये आप कभी मिस्टेक मत करिएगा कि अगर बच्चा कह रहा है पापा या मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आप उसके उत्साह को और बढ़ाइए, बल्कि अपने विचार को अपने सपनों को उसके ऊपर न थोपे। कारण यही होता है कि जहाँ पर बच्चा मिसगाइड होता है और मिसगाइड होने की वजह से दूसरी राह पे निकल जाता है। जब अगर बच्चा कह रहा है मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आप कह रहे नहीं बेटे आपको ड्राइवर बनना है। बच्चा कह रहा है मैं सेना में जाना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं सेना की नौकरी जोखिम होती है, आप सेना में नहीं, आप जो है पुलिस ऑफिसर बनिए। बच्चा कह रहा है मैं वकील बनना चाहता हूँ, पेरेंट्स ये कह रहा है आपको डॉक्टर बनना है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस बच्चे का जो सपना होता है जिसमें उसकी इंटरेस्ट होती है वो पूर्ण नहीं हो पाता, तो बच्चा दूसरे फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पाता है और उसका सारा श्रेय तब आप बच्चे को देते हैं कि मैंने आपको संपूर्ण अवसर दिया था, पैसा दिया था, समय दिया था, अच्छी कोचिंग में दाखिला कराया, इंस्टीट्यूट में अध्ययन के लिए भेजा, बट आप उस लायक नहीं बन पाए, ये किसकी कमी है? तब आप ये नहीं सोचते हैं, तब आप उससे क्रोधित होकर थप्पड़ उठा देते हैं, बट आप उसको सामान्य लेवल नहीं कराते हैं कि हो सकता है उस फील्ड में भी वो सबसे आगे जा सकता है। तो बच्चे का भविष्य जो महान शिक्षाविद रहे हैं अरिस्टो, गेस्टाल्ट वगैरह हमारे देश के नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा जिस बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 5 वर्ष में बन जाता है। यानी बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक में उसके लक्षण परिलक्षित हो जाते हैं कि बच्चा क्या बनेगा। अब ये अवसर जो पेरेंट्स देख रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने बच्चे को उसी फील्ड में भेजिए। और ऐसा आपका ये उपकार है कि आपने अपने बच्चे को इस विद्यालय परिवार को दिया है, और हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा नॉलेज पावर और सर्व संपन्न बनाकर, सर्वांगीण बनाकर इस विद्यालय से निकाले। जहाँ भी आपका बच्चा जाएगा लोग आपके नाम से जानेंगे, वहाँ शिक्षक का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कार्यक्रम बच्चों के द्वारा 1/2, 2/4 एक गीत है और इस गीत को डांस के रूप में बच्चे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम अगर रेडी है तो स्टार्ट किया जाए और अभिभावक महोदय इस पर ध्यान देंगे। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बता
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है। और इस विद्यालय की छात्रा अलसिफा, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हो तो यहाँ स्टेज पे आ जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, शिक्षक के द्वारा ये कार्यक्रम तैयार कराया गया। इसमें जो कुछ भी आपको कमियां और अच्छाइयां दिख रही हैं, ये विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका श्रेय है कि वो किस तरह से आपके बच्चे को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अलसिफा यहाँ पर आई है पोएम सुनाने के लिए। थैंक यू। अब विद्यालय में उपस्थित हुए ये जो अवसर है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐसा नवयुवक जो भारत को आजाद कराने में अपना योगदान देता है, बट उसकी डेड बॉडी का पता भी नहीं चलता कि वास्तव में वो डेड हुआ कि धरती उसको गुम कर गई, या फिर सरकार की असफलता रही कि वो शो नहीं करना चाहती कि ऐसा वीर सपूत आज हमें मिला क्यों नहीं, जिसने ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्होंने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर घर से कहा था, आप मुझे खून दीजिए मैं आपको आजादी दूंगा। यहाँ पर वास्तविकता ये थी कि वो आपसे ब्लड नहीं मांग रहे थे, बल्कि ब्लड का मतलब था, खून का मतलब था, आप मुझे अपना एक लड़का दीजिए, बेटा या बेटी दीजिए। उन्होंने 2 विंग बनाए, आजादी फौज से गठन किया जिसमें लड़का भी था और लड़कियों की भी एक सेना बनाई। उस समय की बात है। लेकिन अभी मध्यकाल में क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। इसके लिए अम्बेडकर साहब ने जो संविधान घोषित किया, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो, सबके लिए समान अधिकार दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारत को जो सेना लेकर गठित किए, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और भारत को आजाद कराने में सफल रहे। ये एक ऐसा युवा क्रांतिकारी था जिसका आज तक ये पता नहीं चल पाया वास्तव में ये गए कहां पर। तो ये हमारी एक असफलता रही है भारत की धरती पर। एक क्वेश्चन मार्क लगता है इसके संविधान पर कि जो संविधान के थे, जो उस समय पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये नहीं पता कर पाया कि ऐसा क्या कारण है कि ये वीर सपूत कहाँ गुमनाम हो गया। कई बार आवाज उठी, लेकिन आवाजों को दबा दिया जाता है। देखिए कब पता चलता है। तो ऐसे वीर सपूत हमारे भारत में हैं जिन्होंने अंग्रेजों की टुकड़ियों पर छिपकर भी वार किए हैं और खुलकर भी वार किए हैं। इलाहाबाद की धरती से लेकर प्रतापगढ़ की धरती तक उस समय अपने प्राणों को न्यौछावर किए और उन्होंने आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसमें ये वीर सपूत जब आह्वान कर रहे थे, तब उस समय भारत के किसानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, महिलाओं ने भी दिया, नवयुवकों ने भी दिया। लेकिन आज इतिहास में कुछ ही चंद लोग ऐसे हैं जो इतिहास को मिटाने की साजिश करते हैं। आप शिक्षा अख्तियार करिए, शिक्षित बनाइए बच्चों को, और जरूरत पड़े तो राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी देने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम इस देश का अनाज खाते हैं, यहाँ रहते हैं। आपके बीच में हमारे नगर पंचायत से उपस्थित नन्हे भाई से हम अनुरोध करेंगे कि आप काफी देर से बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आप यहाँ माइक पर आकर थोड़ा सा अपना उद्बोधन इन बच्चों के समक्ष और अभिभावकों के समक्ष दे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय जी।
साजिद भाई, मैं आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारा देश 1950 में जो बाबा साहब ने संविधान बनाए और उस संविधान में सबको हक अधिकार दिया गया, बच्चों को शिक्षा दिया गया, बहुत से बातें लिखी गई। लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पे जाता हूँ कि हमारे बच्चे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये पढ़ाई पहले दूसरी तरह होती थी, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान के दायरे में शिक्षा का अधिकार दिया तो आज हमारे बच्चे जो हैं ये पढ़ लिख करके विद्वान हो रहे हैं। नहीं, उस समय की बात है जब बाबा साहब विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो बाबा साहब को विद्यालय के बाहर ही पढ़ाते थे, अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। वो कैसे मुसीबत में पड़े बाबा साहब ने, और इतिहास भी गवाह है कि विद्यालय में उनको बर्तन भी छुए नहीं दिया जाता था और उनको पढ़ाने की बात छोड़िए। तो आज जब हमें आजादी मिली है तो पूर्ण बहुमत से आजादी नहीं मिली है। आज भी वही व्यवहार होता है कि छोटे बच्चों का अलग विद्यालय और बड़े का बड़ा विद्यालय। आप लोग सोचते होंगे क्यों कहा जाता है, एक नर्सरी होती है, नर्सरी में जो है पेड़ पौधा उगाया जाता है, वैसे छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी के तरफ बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। नर्सरी का मतलब होता है कि 10 साल का बच्चों को विद्यालय न भेजिए, पढ़ाई लिखाई में करीब 4 साल, नर्सरी का बच्चा को 3 साल का होता है पढ़ाने के लिए। क्योंकि हम भी विद्यालय में पढ़ाया हूँ 10 साल तक यही बच्ची देवी कटरा में। तो एक किताब आती थी, उसमें लिखाया गया था कि बच्चों को नर्सरी का रूप होता है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब कि बच्चा जब खड़ा हो जाता है तो उसको सहारा दिया जाता है। जैसे आप एक आम मिट्टी का बना लीजिए, एक अमरूद बना लीजिए, ऐसे मिट्टियों को बना करके विद्यालय में रख लीजिए। 1.5 साल के बच्चे के कहोगे बेटा वो देखिए आम लाइए, अगर उस बच्चे को 1.5 साल में बच्चे को आम अगर दिखाए होंगे तो बच्चा जो है वो वहाँ आम रखे रहोगे, अमरूद, केला सभी रखे रहोगे। तो अगर आप आम दिखाया होगा तो 1.5 साल का बच्चा जो होगा वो आम ही लेकर के आएगा, केला लेकर के नहीं आएगा। वैसे विद्यालय में जैसे पेड़ों को सींच कर पैदा किया जाता है और बड़ा किया जाता है, वैसे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। और ये बच्चे जो हैं विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आप लोग व्यवस्था भी देखते हैं। अब ये छोटा विद्यालय है, चाहे नहीं किसी नेता का हो या विधायक का हो या मंत्री का हो, अगर आप बुलाएंगे तो कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर एक डिग्री कॉलेज में, एक विश्वविद्यालय में नेता को बुलाएंगे, क्योंकि उनको लंबी लंबी भाषण देना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इस विद्यालय में वो नहीं आएंगे, क्योंकि एक विद्यालय छोटे छोटे बच्चों को, तो ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चे जो है डिग्री कॉलेज में है। तो आज भी व्यवहार जो है हम लोगों को दो तरह दिखाई देते हैं। इस विद्यालय में अगर कह दिया जाए भैया 1,85,000 दे दो, लेकिन नहीं देंगे। लेकिन अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे कहेंगे कि
भैया इस विद्यालय को हम 5 लाख अनुदान दे रहे हैं और इस विद्यालय की उन्नति के लिए। तो आज भी हमें आपको दूर चाहों से देखा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और शिक्षित बनाइए और यही बच्चे जो है अपना अधिकार छीन के रहेंगे। एक दिन ये अधिकार अपना लेके रहेंगे। लेकिन जब आप लोग शिक्षा इनको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, शिक्षा वो पूंजी है कि अच्छे की जो है ताला खोल देती है। शिक्षा के साथ साथ यही बच्चे जो हैं राजनीति में आएंगे, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, सारे चाबियां जो है अपने हाथ में रखेंगे। यही मेरा अनुरोध है अभिभावकों से कि बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और ध्यान दें। मैं इसी के साथ अपनी बारी को समाप्त देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया धन्य भाई का कि अपने ओजपूर्ण भाषण से बच्चों में और अभिभावकों में प्राण फूंकने का कार्य किया अपने मध्यावकाश में। कार्यक्रम का प्रोग्रेस आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे जो बच्चे कान्हा बंसी बजाए में मुख्य भूमिका में वो स्टेज पर पहुंचे और कार्यक्रम अगर रेडी हो गया है तो चालू किया जाए। माइक को क्लियर करिए। चलो चलो नए ख्वाब बुन ले।
बच्चों के द्वारा। और इस प्रस्तुति के बाद क्लास केजी से अंश यादव, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो स्टेज तक आए। और आपको अंश जो है वृक्ष जो खुद आते हैं, इनकी एक पोएम है, वो अपनी पोएम को आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं। खड़े हो जाओ आप। एक बात जब आपको देखना चाहिए, ये ऐसा स्टूडेंट है, जब इनके पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन के लिए लाए थे तो हम लोग एडमिशन कर रहे थे, तो इनसे सुनना शुरू किया। सर ने बोला कि आपको क्या आता है बताइए। तो इन्होंने कहा कि जो सुनना है वो सुनिए, मुझे सब कुछ आता है। तो इनसे पूछेगा ठीक है आप A आता है, तो पेरेंट्स इनसे कहते हैं कि ये जो टीचर है प्रबंधक की तरफ इशारा करते हैं कि ये आपको पढ़ाएंगे। तो ये स्टूडेंट कहता है हम इनसे पढ़ेंगे, ये मेरे पास हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। मतलब इतना उद्धट स्टूडेंट था कि मैनेज करने में 10 दिन की टाइम लगी। आज से 2 दिन तो ये रोया था। उसके बाद जब कंट्रोलिंग हुआ तो धीरे धीरे अब ये इतना स्पीड से बोलता है और मीडिया भी हो गया। तो कारण ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में जो चीज बचपन में फीड कर दिया जाए वो ऐसा ही बनने की कोशिश करते हैं। ये जज्बा है तो बचपन में, तो आगे जब बड़ा होगा ये स्टूडेंट तो वास्तव में इसकी जो वॉइस होगी वो अपने आप में एक मुकाम रखेगी। आज आप गाँव में सर्च कर लीजिए, पहले के समय में क्या होता था, अगर कहीं आग लग जाती थी या कोई बात हो जाती थी अनहोनी, तो कोई एक इंसान होता था जो पहरेदार होता था या चौकीदार होता था, वो आवाज देता था सावधान हो जाइए, गांव में कुछ चोर आ गए या आग लग गई है। तो लोग दौड़कर पहुंच जाते। लेकिन आज की जो वॉइस है मोबाइल की दुनिया में जो ये क्लिक हो गई है कि अगर वो अपने मुंह से आवाज करती है तो शायद उसके कमरे दूसरे पड़ोसी के यहाँ तक आवाज पहुंचे। तो आवाज भी एक ऐसी अपने आप में अनोखी कला होती है कि अगर बगैर माइक के बोलने के लिए कह दिया जाए तो दूर तक आवाज जाए। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी वॉइस में इतना जज्बा होता है।